नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। वैसे तो देखा जाए दोस्तों तो आज है 13 दिसंबर, ठीक है। 11 दिसंबर वाला एडिटोरियल डिस्कशन 11 दिसंबर को पब्लिश नहीं हुआ था, सैटरडे वाले दिन, तो मैं आज पब्लिश कर दे रहा हूँ। इस 11 दिसंबर के एडिटोरियल डिस्कशन के बाद जो आज का 13 दिसंबर का एडिटोरियल डिस्कशन है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा जल्दी ही, और उसके बाद डेली न्यूज एनालिसिस भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस 11 दिसंबर 2021 वाले एडिटोरियल डिस्कशन में पहला आर्टिकल जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के सामने और कौन कौन से इश्यूज हैं, पहले क्या क्या इशू रहे हैं, क्यों इंटरनेशनली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इतना अडॉप्ट किया गया है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इन सब के बारे में कुछ बेसिक इन्फो है, इसको देखेंगे। फिर टीचर्स की मेंटल वेलबींग को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है। कोरोना के पैंडेमिक के समय पे केवल बच्चों को ही परेशानी नहीं हुई है, जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं इनको भी परेशानी हुई है, और खासकर इन अध्यापकों को जो मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए, इसको देखेंगे। फिर ये जो फार्म लॉस को टेक बैक किया है यहाँ पे मोदी सरकार ने, इस कंटेक्स्ट में क्या आगे आने वाला है, और एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखेंगे। और वनडे इंटरनेशनल्स की कैप्टेंसी उठा के दे दी गई है रोहित शर्मा को। यहाँ पे विराट कोहली की जबरदस्त तरीके से बेइज्जती हुई है। विराट कोहली अपने आप को ज्यादा शाना समझ रहे थे, उन्होंने टेस्ट की कैप्टेंसी अपने पास रखी, ओडीआई की कैप्टेंसी अपने पास रखी, बस टी20 की कैप्टेंसी रोहित शर्मा को दे दी। लेकिन अब बात यह है कि जब भी कैप्टेंसी होती है तो ये जो शॉर्टर फॉर्मर के जो गेम्स हैं, जैसे टी20 हो गया, ओडीआई हो गया, इसकी कैप्टेंसी किसी एक के पास होती है, या फिर टेस्ट की कैप्टेंसी किसी एक के पास होती है, या फिर तीनों की कैप्टेंसी एक के पास होती है। जैसे अगर आप एमएस धोनी की बात करो तो बहुत लंबे समय तक एमएस धोनी टेस्ट टीम के भी कैप्टन थे, ओडीआई टीम के भी कैप्टन थे, और टी20 के भी कैप्टन थे। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, लेकिन अब विराट कोहली कह रहे हैं कि भाई टी20 का मैं नहीं रहूंगा, ओडीआई टेस्ट का रहूंगा। तो अभी के लिए विराट कोहली केवल टेस्ट टीम के कैप्टन रहे हैं, रोहित शर्मा को ओडीआई और टी20 दोनों का कैप्टन यहां पे बना दिया गया है। तो ये विराट कोहली के लिए एक ग्रेशियस एग्जिट नहीं था, मतलब उनको भगाया ही गया है यहाँ पे। मतलब अब समझिए, विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है और ओवरऑल आप अपनी रिटायरमेंट एज के पास पहुंचते हैं, 33-34 साल उम्र है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद विराट कोहली की 33 साल है और रोहित शर्मा की 34 साल है, तो 2-3-4 साल का गेम इनका और बाकी है। तो जब आपका लेटर पार्ट आ जाता है ना गेम का, तो वहां पे ग्रेशियस एग्जिट बहुत जरूरी होता है। एमएस धोनी के साथ भी यही हुआ था। शुरुआत में तो एमएस धोनी को कैप्टन रहे थे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनको एग्जिट के समय पे प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारे इश्यूज हो गए थे, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज एन अनफिनिश्ड एजेंडा। देखिए, जीएसटी के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो एक इंस्टीट्यूशनल टैक्स इनोवेशन रहा है। ओके, वैसे तो देखा जाए तो दुनिया भर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऐसा नहीं कि केवल इंडिया से यूनिक है, इट इज बेसिकली अ कंसेप्ट जिससे ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक ब्रैकेट के अंदर लाया जाता है और एक लेवल प्लेइंग मार्केट बनाया जाता है सारे प्लेयर्स के लिए। तो इस प्रकार के सिस्टम्स को पूरी दुनिया में प्रमोट किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया को भी प्रेशराइज कर रहे थे कि आप जीएसटी जैसे किसी रिजीम को अडॉप्ट करिए। तो ये जो वन नेशन वन टैक्स वाला पैकेज था, ये इंडिया ने एक्सेप्ट किया 1 जुलाई 2017 को, और उसके बाद से आप देखोगे कि इंडियन एडेप्टेशंस के हिसाब से इस जीएसटी को मोल्ड करते हुए इस सिस्टम को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। तो आप कह सकते हो कि ये एक लैंडमार्क रिफॉर्म था इंडिया की टैक्स हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। तो इससे ये एक्सपेक्ट किया गया कि इंडिया की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो इससे इंप्रूव होगा, टैक्स कैस्केडिंग बंद होगी। टैक्स कैस्केडिंग समझते हो ना, कि आपने एक इनपुट खरीदा उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, फिर उस इनपुट से एक दूसरा इनपुट बनाया उसके ऊपर टैक्स दिया, फिर इस इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट में लगाया इसके ऊपर टैक्स दिया, तो 3 जगह आपके ऊपर टैक्स पड़ रहे हैं। तो ये 3 जगह टैक्स बढ़ने वाला काम बंद हो जाए, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़े, चीजों के दाम कम हो, टैक्स इंसिडेंस जरूरत से ज्यादा ना हो, इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल जीएसटी यहाँ पे बनाया गया। ओके, फिर यहाँ पे फिस्कल फेडरलिज्म का भी सिद्धांत आ रहा था कि भाई जीएसटी काउंसिल बनाया जाएगा, उस काउंसिल के अंदर राज्य के सरकार के पास भी वोटिंग पावर होगी। तो इस कंटेक्स्ट में बिना राज्य सरकार के अप्रूवल के आप कोई टैक्स चेंजेस कर ही नहीं पाओगे। हालांकि
यहाँ पे फिस्कल फेडरलिज्म वायलेट भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको लगाने की ताकत पहले राज्य की सरकारों के पास थी, वो केंद्र की सरकार के पास देनी पड़ी। मतलब बेसिकली जीएसटी के मैकेनिज्म के अंदर राज्य की सरकारों को अपने टैक्सिंग पावर्स को सरेंडर करना पड़ा, और उसके लिए राज्य की सरकारों को बहुत सारे एश्योरेंसेस दिए गए, जिसमें एक बहुत बड़ा एश्योरेंस ये था कि अगले 5 साल के लिए हर साल जो जीएसटी का आपका कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा वो हर साल 14% के रेट पे बढ़ेगा। लेकिन उतना पे नहीं किया गया। इसको एक्ट ऑफ गॉड बोल के और कैलेमिटी बोल के जितना पैसा पे करने को बोला गया था राज्य की सरकारों को, नहीं पे किया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरऑल है। अब देखा जाए 50 महीने हो चुके हैं जीएसटी को आए हुए, और अगर आप देखें तो अभी भी बहुत से आप कह लो इश्यूज है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में, एक्शन के कंटेक्स्ट में, जो कि अब तक आप कह लो कि रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ओके, अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल सेमिनार कंडक्ट किया गया था जीएसटी के द्वारा, जीएसटी के ऊपर। इसको कंडक्ट किया गया था बाय द गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन। यहाँ पे इंडिया के जीएसटी के एक्सपर्ट्स और अलग अलग कंट्रीज के जीएसटी के एक्सपर्ट, जैसे मलेशिया के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, ब्राजील के, हर जगह के जीएसटी एक्सपर्ट्स ने आके पार्टिसिपेट किया, मैक्सिको के भी, कनाडा के भी, और ओवरऑल इंडिया के जीएसटी एक्सपीरियंस पे भी यहाँ पे बातचीत हुई। और इस बातचीत के आधार पे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। इंडिया की जीएसटी आर्किटेक्चर की अगर आप बात करो तो यहाँ 2 बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है जीएसटी काउंसिल, दूसरी है जीएसटी नेटवर्क। काउंसिल पता है ना आपको, काउंसिल मतलब जहां पे हमारे केंद्र की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस है वो है, फिर राज्य सरकारों के मिनिस्टर आते हैं फाइनेंस वाले, तो ये सब क्या रिप्रेजेंटेशन है जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी नेटवर्क क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जीएसटी नेटवर्क अगर आप कह लो, ये वो नेटवर्क है जो हाई फ्रीक्वेंसी डाटा को जनरेट करता है, और उस डाटा से आने वाले एनालिटिक्स के बेसिस पे पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए कुछ आप कह लो इनपुट्स तैयार करता है। तो बेसिकली डाटा के बेसिस पे पॉलिसी फाउंडेशंस को सेटअप करना, ये काम है आपका जीएसटीएन का। अब अगर आप इंडिया के जीएसटी की बात की जाए तो यहां पे शुरुआत में 2 चीजों पे बेसिकली ध्यान दिया गया, एक तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, दूसरा जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी कंपनसेशन का क्या मतलब हो गया कि भैया राज्य की सरकारों का जितना नुकसान हो रहा है उतना पैसा तो राज्य की सरकारों के पास पहुंचना चाहिए। और रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि भाई जीएसटी आने से पहले जितना टैक्स में पैसा कलेक्शन के थ्रू, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आ रहा था केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के पास, कम से कम उतना पैसा तो जीएसटी लागू करने के बाद भी किया जाए। इसलिए बोला गया कि एक ना एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट डिसाइड होना चाहिए। वैसे तो कोशिश की गई थी कि 15% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो अभी 11% पे आके टिक गया है। इसलिए हमने जितना एक्सपेक्ट किया था कि जीएसटी के थ्रू पैसा आएगा हमारी सरकारों के पास, उतना आया नहीं। अगर आप देखो तो बहुत प्रकार के यहाँ पे जीएसटी मैकेनिज्म बनाए गए। इनपुट टैक्स क्रेडिट है, एक तो है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो केंद्र की सरकार इंपोज करती है। एक है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो राज्य की सरकार इंपोज करती है। एक है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि यूनियन टेरिटरी इंपोज करती है। एक है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर लगाया जाता है। समझ गए? अभी के लिए जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो अभी के लिए जीएसटी के अंदर नहीं आए हैं। हालांकि कोशिश तो केंद्र सरकार की ये है कि वो भी आ जाए जीएसटी के अंदर, बट राज्य की सरकारें ज्यादातर तैयार यहाँ पे नहीं हो रही हैं। कुल मिला के अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि मेजर 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया में जो टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी का रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अगर केंद्र की सरकार वाले सीजीएसटी की बात करो तो वो तो 6% बढ़ा है, लेकिन राज्य की सरकार वाला सीजीएसटी केवल 4.5% बढ़ा है। और इसको ज्यादा स्पीड से बढ़ाने की जरूरत थी अगर हमें रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे पहुंचना था। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मतलब जीएसटी के लागू करने से पहले जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू पैसा राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के पास पहुंच रहा था, कम से कम उतना पैसा तो पहुंचे। अब आप बोलोगे सर जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगाया जाता था? तो भैया एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, सर्विस टैक्स लगाए जाते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स लगाए जाते थे, जाने कितने प्रकार के टैक्सेस राज्य की सरकारें लगाती थी, केंद्र की सरकारें लगाती थी। ये सब मिलके जीएसटी के अंदर आ गया था। वैट का आपने नाम सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी आपका जीएसटी के अंदर आ गया। तो जितना पहले आपका इकट्ठा हो रहा था पैसा, उतना अब इकट्ठा नहीं हो रहा है। समझ गए? और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जीएसटी के कंटेक्स्ट में। एक्चुअली में जीएसटी लागू होने के बाद सरकार को बहुत से एग्जेम्पशंस देने पड़े हैं। उस एग्जेम्पशन के चलते आप देखोगे कि भैया जीएसटी कलेक्शन काफी हद तक घट गया है।
साउथ अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा एग्जेम्पशंस देंगे जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन में, तो जो भी आपके टैक्स कलेक्शन के गोल है वो कभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। अगर आप 30 साल की जीएसटी की हिस्ट्री देखोगे कनाडा के अंदर, तो इससे यह पता चलता है कि देखिए, अगर आपको जीएसटी के कलेक्शंस को इंप्रूव करना है तो आप टैक्स एग्जेम्पशंस मत दो, आप लोगों को छूट मत दो, ठीक है ना, आप मिनिमम बेसिस पे जीएसटी इंप्लीमेंट करो। मतलब वही सरकार वाला लॉजिक यहां पे, जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर और कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार के ऊपर ये प्रेशर था कि आप जीएसटी मत लगाओ। सरकार बोल रही थी कि अगर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में महंगे हो जाएंगे। मैंने पूरा लॉजिक बना के आपको उस समय पे वीडियो समझाई थी। तो कनाडा का एक्सपीरियंस ये बताता है कि ठीक है भाई, अगर कोई एसेंशियल आइटम भी है तो उसके ऊपर आप जीएसटी एग्जेम्प्ट मत करो, एक बेसिक मिनिमम जीएसटी तो देखो आपको यहां पे लगानी ही पड़ेगी। मतलब एक लिमिट से ज्यादा सबवेंशन और एग्जेम्पशन जीएसटी को इंपोज ना करना, एक लाइन में अगर बोला जाए, ये आप मत करो, ठीक है ना। हाँ, आप जरूरत के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर तबके को, जिसको बहुत, चूंकि अब देखिए हम इंडिया है, हम अपने आप को कनाडा जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कनाडा की आबादी कम है, रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा है, उनकी जो जनता है उसका ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। इंडिया में बहुत गरीब जनता है, तो कनाडा की जनता को आप इंडिया की जनता से कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ हेड्स ऐसे जरूर आएंगे जहां पे आपको जीएसटी का एग्जेम्पशन देना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सोच समझ के देना है। सरकार के सामने टारगेट ये है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रोड को 15% पे पहुंचाया जाए, कम से कम जीएसटी कलेक्शंस में हमको एक इंप्रूवमेंट दिखे, एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखे। फिर अगर आप जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ब्राजील में देखेंगे, तो ब्राजील में जीएसटी क्या है कि भाई देखो, जीएसटी चार्ज किया जाता है, लेकिन मतलब जीएसटी की एग्जेम्पशन सबवेंशन ज्यादा है नहीं। बहुत ज्यादा जगहों पे जीएसटी में आपको छूट नहीं दी गई, और ब्राजील कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, वहां पे भी गरीबी है इंडिया की तरह। लेकिन ब्राजील के अंदर जो भी जीएसटी के थ्रू कलेक्शंस आते हैं, उनको बहुत हद तक सोशल सिक्योरिटी और सब्सिडीज के लिए खर्च किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ब्राजील एरिया वाइज भले इंडिया से बड़ा हो, रिसोर्सेस के वाइज इंडिया से बड़ा हो, लेकिन आबादी ब्राजील की बहुत कम है। तो ब्राजील का एग्जाम्पल ये बताता है कि आप एग्जेम्पशंस मत दो, जीएसटी पूरा कलेक्ट करो, लेकिन जो पैसा आपके पास कलेक्शन में आ रहा है उससे सब्सिडीज बांटो, सोशल सिक्योरिटी बांटो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जीएसटी में सक्सेस मिलेगी। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे, आप कह लो, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो कि सरकार को बोलते हैं कि जीएसटी में इस फील्ड में एग्जेम्पशन दो, इस फील्ड में एग्जेम्पशन दो। और बहुत सारे ऐसे पंडित्स हैं जो सरकार को बोलते हैं कि आप जीएसटी में एग्जेम्पशन मत दो, जो पैसा आ रहा है उसको सोशल सिक्योरिटी की तरह खर्च करो। सरकार बीच में कहीं पे फंसी हुई है, क्योंकि अभी 2017 में ही जीएसटी को इंप्लीमेंट किया हुआ है, लगभग 4 या 5 साल ही हुए हैं जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के। तो आप कह सकते हो कि जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन इंडिया के अंदर एक नेसेंट स्टेज में, एक शुरुआती स्टेज में, जहां पे भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप देखें तो ओवरऑल जीएसटी को यहां पे लाने के लिए राज्य की सरकार को अपना टोटल 51.8% रेवेन्यू छोड़ना पड़ा, लेकिन केंद्र की सरकार को केवल 28.8% रेवेन्यू छोड़ना पड़ा। तो बहुत सारे लोग जीएसटी को इंप्लीमेंट करते वक्त ये बोल रहे थे कि जीएसटी से जो भी पैसा आए वो बराबर से राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में बंटना चाहिए, बट ऐसा यहां पे नहीं हुआ। केंद्र की सरकार के पास ऑब्वियस सी बात है बहुत से और खर्चे भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पे केंद्र की सरकार का जो फाइनेंशियल स्टेटस था जीएसटी के आने के चलते वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया, राज्य की सरकार का यहां पे कमजोर पड़ गया। तो इसके चलते राज्य की सरकार जीएसटी कंपनसेशन मांग रही है, लेकिन वो भी यहां पे बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कोविड-19 के चलते। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, इन सब के एप्लीकेशन में भी बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज है। पहला इशू तो ये है कि कितने एग्जेम्पशन देने हैं, कितना सबवेंशन देना है। दूसरा इशू ये है कि पैसे को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, हालांकि ये इशू ऑलमोस्ट पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है। तीसरा एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई जीएसटी इज डिस्क्रिमिनेटरी टू मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स। मतलब मान लीजिए जीएसटी के अंदर गुजरात में सामान बना और वो बिका जाके कर्नाटका में, तो कर्नाटका में जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। गुजरात वाला बोलेगा कि यार प्रोडक्ट तो मैंने बनाया है, तो जब प्रोडक्ट मैंने बनाया है तो मुझे दो ना जीएसटी। लेकिन जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सामान जहां जा रहा है वहां पे ओवरऑल आपका जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। मतलब जिस स्टेट का मार्केट बड़ा है, ठीक है, जिस स्टेट में लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा है, वहां पे ज्यादा जीएसटी कलेक्ट होगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जीएसटी का आपने मैकेनिज्म बनाया है ये हमारे प्रति डिस्क्रिमिनेटरी है। तो ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज निकल के आ रहे हैं जीएसटी के कंटेक्स्ट में। प्लस हमें अपने जीएसटी की इंफ्रास्ट्रक्चर को और फ्लॉलेस करने की जरूरत है। हमको मलेशिया के एक्सपीरियंस से सीखने की जरूरत है,
जहां पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है वो बहुत स्विफ्ट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। कुछ इस प्रकार से हमें भी अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जीएसटी का सिस्टम है, जीएसटी नेटवर्क है, इसको और तेज बनाने की जरूरत है और स्विफ्ट बनाने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोल रखी हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जीएसटी रेवेन्यू की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है ना, 2003-4 में ऑस्ट्रेलिया की एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जीएसटी रेवेन्यू था 3.85%, वो 2018-19 में 3.28% पे आ गया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जीएसटी ज्यादा कैलकुलेट नहीं होता है। उसका एक रीजन ये बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे एग्जेम्पशंस और सबवेंशंस दिए गए जीएसटी के कंटेक्स्ट में। तो इस बेसिस पे एक सवाल उठाया जा रहा है कि अगर इंडिया भी इस प्रकार के सबवेंशंस और एग्जेम्पशंस देगा तो इंडिया में भी आगे आने वाले समय में जीएसटी की कैलकुलेशंस अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो ये सब ओवरऑल बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब चूंकि अभी 85 महीने हुए हैं जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के, लगभग 4 साल हुए हैं, तो अभी हमें और इंतजार करने की जरूरत है। धीरे धीरे इसमें चेंजेस करने की जरूरत है, उन चेंजेस को ऑब्जर्व करके फर्दर चेंजेस करने की जरूरत है। पॉलिसी चेंजेस तो हम एनालिटिकल डाटा के हिसाब से करेंगे, वो डाटा धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिक पंडित्स अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं, सरकार कमिटी बैठा रही है और उसके बेसिस पे चेंजेस हो रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि आगे आने वाले समय में जीएसटी का मैकेनिज्म और स्ट्रांग हो। आगे बात करते हैं, मेकिंग द मेंटल वेलबींग ऑफ टीचर्स अ प्रायोरिटी। देखिए, कोविड-19 ने हम सबको सरप्राइज किया, ये हम जानते हैं। जो स्कूल एजुकेशन सेक्टर था वो यहाँ पे काफी स्ट्रगल किया है। ठीक है, बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग करनी पड़ी, उसके अपने खुद के चैलेंजेस थे। कईयों के पास सॉफ्टवेयर नहीं था, हार्डवेयर नहीं था, जिसके पास था भी उनको बहुत प्रकार का मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ा। घर में बैठे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, इस प्रकार की बड़ी तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई हैं। लेकिन एक तबका ये वो भी है टीचर्स का जिसने यहाँ पे काफी स्ट्रगल किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल है, लेकिन टीचर्स के लिए पढ़ाना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारे टीचर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने की उतनी आदत नहीं है। ये अलग बात है कि भाई हमारे देश में ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ऐप बना दी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, मेन जो पढ़ाई होती है वो इंडिया के स्कूलों में होती है। जो बच्चे स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्कूल गांव और सबर्बन इलाकों में, वहां पे ना पे इंटरनेट है और ना ही वहां पे उतने हार्डवेयर हैं। तो वहां के बच्चों के सामने स्पेसिफिकली प्रेशर आया है और वहां के टीचर्स के सामने भी प्रेशर आया है। इंडिया में लगभग 90 लाख टीचर्स हैं और वो होमोजीनियस नहीं है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर काम करते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर काम करने वाले टीचर्स की क्वालिफिकेशन अच्छी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी है, सैलरीज अच्छी है, थोड़ा बहुत उनको सिस्टमैटिक प्रोडक्शन मिला हुआ है। वहीं पे वो टीचर्स जो कि उन प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं जहां पे तनख्वाह भी कम दी जाती है, वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, ओवरऑल देखा जाए तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी कमी है, तो ऐसे टीचर्स को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा है। कुछ अर्बन प्राइवेट स्कूल्स हैं, अर्बन प्राइवेट स्कूल्स जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उन्होंने अपने टीचर्स को यहाँ पे बुली करना शुरू कर दिया। तो जो थोड़े अर्बन इलाकों के स्कूल टीचर्स हैं, उनको पहली बात तो अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनसे गालियां सुननी पड़ती थी कि तुम ठीक से पढ़ाओ। अब हुआ ये ना कि कोरोना के पैंडेमिक के समय पे जो कहीं ना कहीं अर्बन इलाकों के स्कूल्स थे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पैसों का प्रेशर आया, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, सैलरी मतलब स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने नियम लगा दिया कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा कोरोना के समय पे। तो जब स्कूल के फाइनेंसेस डेंजर में आए तो टीचर्स की सैलरी डेंजर में, तो इन टीचर्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेशर डालने लगा। उसके साथ साथ माँ बाप भी प्रेशर डाल रहे थे कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, और इन टीचर्स को ज्यादा आदत नहीं थी ऑनलाइन मोड में पढ़ाने की। तो कुल मिला के बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे टीचर के सामने आने लगी। फिर इन्हीं टीचर्स को उल्टे सीधे कामों में भी लगाया गया, जैसे कोविड-19 की ड्यूटी पे लगा दिया गया, डोर टू डोर जाके कोविड-19 का सर्वे करना, इम्यूनिटी बूस्टर्स की टैबलेट्स को बांटना, इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट को मैनेज करना, फेयर प्राइस शॉप्स के बाहर क्यूज को मैनेज करना। चूंकि स्कूल बंद हो चुके थे, बच्चे जा नहीं रहे थे स्कूल में पढ़ने के लिए, घर में तुम कभी भी पढ़ा दो, तो ओवरऑल इन टीचर को दूसरे कामों में लगाया जाने लगा, अंट संट कामों में लगाया जाने लगा। अब टीचर का काम होता है टीचिंग करना, पढ़ाना, और तुम पढ़ाने के बजाय उसको बाकी काम करवा रहे हो, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इन टीचर्स का मेंटल टॉर्चर हुआ। इनको लगा कि भाई हमारी क्या आइडेंटिटी है, हम तो दूसरे को पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली में इंडिया जैसी कंट्रीज में ना टीचिंग को उतना नोबल प्रोफेशन नहीं माना जाता। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो स्कूल वगैरह में जेन्युइनली पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। ओके, और
जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो तो इतने बेहिसाब अमीर हो चुके हैं बच्चों से तनख्वाह ले लेके, मतलब बच्चों से फीस ले लेके, कि कोई हिसाब ही नहीं है। उनके सामने तो बड़े बड़े मिलियनेयर और सीईओ फेल हो जाएं। जी हाँ, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसे टीचर्स हैं कि उनके सामने सीईओ फेल हो जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियों की, इतना पैसा कमाते हैं। कुछ हमारे जैसे टीचर्स हैं जिन्होंने टीचिंग को एक पार्ट टाइम प्रोफेशन बनाया है। क्योंकि फुल टाइम बना लेंगे तो पता नहीं है कि आगे आने वाले समय में दाल रोटी भी चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन टीचिंग करने का शौक है तो ठीक है, पार्ट टाइम चला रहे हैं, पैसा अपना कहीं और से कमा रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट में मेरे जैसे टीचर्स को फायदा क्या हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, हमारे दिमाग के ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं है, ठीक है, अपने शौक से पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं। क्योंकि जब आप पैसों के कंटेक्स्ट में किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो फिर उसमें एक फाइनेंशियल एलिमेंट आ जाता है। फिर आपको सिर्फ पैसे ही पैसे दिखने लगते हैं, और जब आपको पैसे दिखने लगते हैं तो फिर आपको सामने वाले का भविष्य नहीं दिखता। हमारे स्कूल वगैरह के जो टीचर्स हैं उनके हालात बहुत ज्यादा खराब है। उनको सैलरी नहीं मिल रही है, और लोगों को क्या लग रहा है कि यार इनको फ्री की सैलरी मिल रही, स्कूल तो चल नहीं रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरऑल है। तो टीचर्स की यहाँ पे मेंटल हालत पे फर्क आया है, उनकी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे हर्ट हुई है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे टीचर्स को पैंडेमिक के समय पे झेलनी पड़ी है, सेकेंड वेव के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान, जबकि उनके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर था। बहुत सारे टीचर्स को तो प्राइवेट स्कूलों से, नौकरी से भी यहाँ पे निकाल दिया गया। अच्छा, एक और बात है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं इंडिया के अंदर जिनकी जरूरत है हमारे देश को, लेकिन ओवरऑल उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे टीचर्स के लिए टीचिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, उनको मजा आता है पढ़ाने में, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में, एडोलेसेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में। लेकिन सिर्फ मजा आने से थोड़ी ना चीजें होती हैं यार, आपके घर का खर्चा भी तो चलना चाहिए, वो भी तो जरूरत है। और जब वो नहीं चल रहा था, उसके बावजूद इन टीचर्स को पढ़ाना पड़ रहा था, चार तरफ से प्रेशर आ रहा था, तब इनकी मेंटल हालत पे प्रॉब्लम आई, इनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस आया। समझ गए? और सबसे बड़ा स्ट्रेस तो ये था कि ये लोग काम भी कर रहे थे, गाली भी खा रहे थे कि स्कूल नहीं चल रहे हैं तो ये फ्री की सैलरी पा रहे हैं, और इनके ऊपर कितना प्रेशर था ये टीचर्स यही जानते थे। कोविड-19 के समय पर आपको पता होना चाहिए, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बट टीचर्स को रोज स्कूल आना पड़ता था, और अनडिसेंट कामों में उनको लगाया जाता था, तनख्वाह भी उनकी काटी जाती थी। समझ गए? हालांकि बहुत सारी जगहों पे टीचर्स ने कुछ बहुत इनोवेटिव काम भी शुरू किए हैं। जैसे कि अकोल नाम की जगह पे अहमदनगर, महाराष्ट्र में टीचर्स ने कोविड-19 केयर फैसिलिटी शुरू की, जो कि आज तक ऑपरेशनल है। वहां पे 650 से ज्यादा पेशेंट्स को क्योर किया जा चुका है, वो क्योर करके घर भी यहां पे जा चुके हैं। फिर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की और भी एक्टिविटीज हुई। इन एक्टिविटीज के थ्रू जो टीचर्स हैं ये अपनी इमेज रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर्स इस समय पे बहुत हद तक उनका मेंटल पीस हिला हुआ है, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी यहां पे हिली हुई है। और जैसा क्राइसिस हमारे बच्चे झेल रहे हैं, कुछ हद तक उस प्रकार का क्राइसिस हमारे टीचर्स भी यहां पे झेल रहे हैं। तो टीचर्स को यहां पे एक हेल्प की जरूरत है, ठीक है ना? खासकर उन टीचर्स को जो कि हाई पॉवर्टी इन्वायरमेंट्स में काम करते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ काम करते हैं, जहां पे वैसे उनको कम पैसे मिल रहे हैं और कोविड के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, पेरेंट्स और बच्चों को टीचर्स के स्ट्रेस को समझने की जरूरत है, उनकी मदद करने की जरूरत है। और हमारे देश में वैसे भी टीचर्स का रिस्पेक्ट बहुत लिमिटेड ही है। बच्चों के कंटेक्स्ट में भी भाई, जो बहुत तमीजदार बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, वही टीचर्स की इज्जत करते हैं। बाकी तो टीचर्स की इज्जत मुश्किल ही है, करें ना करें। समझ गए? कई बार तो मैं देखता हूं कि ऐसे सिरफिरे टाइप के लोग हैं जो उल्टा सीधा कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, ना नॉलेज एक ना दिमाग दो, लेकिन फिर भी बकवास लिख रखे हैं। तो आप समझ सकते हो कि सामने अगर टीचर खड़ा हुआ है और कोई बदतमीजी कर रहा है बच्चा, तो उसको कितना बुरा लगता होगा। और समझिए, जो सब स्टैंडर्ड सेटिंग होती है वहां पे प्रॉब्लम ही ज्यादा होती है। तो टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे, हालत पे फर्क आ रहा है, वो थोड़े बहुत यहाँ पे स्टिग्मेटाइज हो रहे हैं। तो सिस्टमैटिक लेवल पे टीचर्स के मेंटल हेल्थ के लिए सोचना पड़ेगा। सबसे पहले उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल ये जो टीचिंग प्रोफेशनल है वो रियल टर्म्स में इंडिया में नोबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टीचर्स और टीचर्स यूनियन को एक्टिवेट होना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ, वेलबींग एंड बर्नआउट मैनेजमेंट इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जब टीचर की ट्रेनिंग हो रही है तो कैसे वो मेंटल स्ट्रेस को झेलें, इसको सिखाना पड़ेगा टीचर्स को। स्कूल में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहां पे टीचर्स के सामने भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, टीचर्स की प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश की जाए, एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए साइको सोशल सर्विसेज का। हालांकि अब इतना हो पाना इंडिया में काफी मुश्किल है। कनाडा और यूएस जैसी कंट्रीज में इस प्रकार की बात की जाए तो ठीक है, यहाँ तो
टीचर्स के लिए इतना कुछ वो मुश्किल बात है। पहली बात तो स्कूल में बच्चों के लिए आप सब कुछ कर लो, यही बड़ी बात है। टीचर्स का नंबर तो वैसे भी बाद में आता है। लेकिन अगर हमें अपनी सोसाइटी को फॉर्मेटिव बनाना है, एडवांस्ड बनाना है, ठीक है ना, ओवरऑल इंक्लूसिव बनाना है, तो उस केस में टीचर्स के लिए ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे तभी सीखेंगे जब टीचर्स उनको सिखाएंगे। तो टीचर्स की वेलबींग भी यहाँ पे उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला आर्टिकल है आपका कैप्टेंसी अनलिमिटेड। इंडिया कुड नॉट हैव अलाउड 2 डिफरेंट कैप्टन्स टू बी इन चार्ज ऑफ T20 ODIs। तो अभी के लिए आप देख सकते हो कि वेडनेसडे इवनिंग को जितने भी इंडियन क्रिकेट राइटर्स हैं उनके ईमेल बॉक्स में इनबॉक्स में ईमेल आया और उससे ये पता चला कि भाई BCCI ने एक डिसीजन लिया है और डिसीजन के चलते विराट कोहली को यहाँ पे टेस्ट स्क्वाड का कैप्टन बनाया गया है साउथ अफ्रीका के टूर का। लेकिन जब बात आती है ODI और T20 टीम्स की कैप्टनसी की, तो वो होंगे अब आपके रोहित शर्मा। विराट कोहली ने ग्रेशियसली T20 की कैप्टनसी छोड़ दी थी, लेकिन वो ODI के कैप्टन रहना चाहते थे। और ODI के कैप्टन रहने की पता है वजह क्या है? वजह यह है कि 2023 में होने वाला है ODI वर्ल्ड कप। 2021 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम लोग 13 दिसंबर में चल रहे हैं, तो 2022 ऑलमोस्ट शुरू हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद विराट कोहली का प्लान होगा कि भाई 2023 का वर्ल्ड कप में मैं कैप्टनसी करूंगा और वर्ल्ड कप जीतूंगा। तो हो सकता है इसलिए ODI की कैप्टनसी वर्ल्ड कप के लिए ना छोड़ी हो विराट कोहली में। लेकिन अब यहां पे विराट कोहली को ग्रेशियस एग्जिट नहीं हुआ है, उनको लिटरली यहां से निकाल दिया गया। क्योंकि देखिए, स्प्लिट कैप्टेंसी एक कंटेक्स्ट में होती है कि जो लॉन्ग फॉर्मेट है टेस्ट उसका एक कैप्टन, जो शॉर्ट फॉर्मेट है ODI और T20 उसका एक कैप्टन। और इस प्रकार के एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस और एरन फिंच के फॉर्म में, इंग्लैंड में जो रूट और इयन मॉर्गन के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। एक समय पे MS धोनी और कोहली में भी ये चीज थी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि कोहली ने T20 से रिजाइन कर दिया, तो उनको ODI से भी रिजाइन करना चाहिए था। ODI की कैप्टेंसी वहां पे छोड़ नहीं रहे थे, उनको यहां पे निकाल दिया गया। अच्छा, एक यहां पे ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। कैप्टेंसी हमेशा यंगर गन्स को दी जाती थी, लेकिन यहां पे रोहित शर्मा 34 साल के हैं, कोहली से 1 साल बड़े हैं, कोहली 33 साल के हैं, लेकिन रोहित शर्मा को ODI और T20 की कैप्टेंसी दे दी गई है। अगर थोड़ी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो मोस्ट प्रॉब्ली 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में खेला जाएगा। तो अभी के लिए कोहली को यहां पे निकाल सा दिया गया है, तो ठीक है, उन्हें अपनी बैटिंग पे फोकस करने की जरूरत है। बैट से उनका जो फॉर्म है वो उतना अच्छा अभी के लिए नहीं रहा है। और पास्ट में वैसे भी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स ने कैप्टेंसी को छोड़ा है ओवरऑल अपनी बैटिंग पे ध्यान रखने के लिए। अच्छा, एक और बात है, टेस्ट में पहले क्या था कि अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन था और कोहली कैप्टन था, लेकिन टेस्ट में अब विराट कोहली कैप्टन है और रोहित शर्मा वाइस कैप्टन है। मतलब अजिंक्य रहाणे की जगह रोहित शर्मा आ चुका है। तो इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 2-3 अगली टेस्ट सीरीज अगर विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया हार जाता है, तो उस केस में रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का भी कैप्टन बना दिया जाए। ऐसा यहां पे पूरी तरीके से हो सकता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कैप्टन है। इंपॉर्टेंट ये है कि देश की टीम यहां पे जीते। अगले साल ICC T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2023 का जो कन्वेंशनल मेंस वर्ल्ड कप है ODI का, वो इंडिया में होगा। तो हम लोगों ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। ओवरऑल वैसे तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है इंडिया की, लेकिन जब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट हो जाते हैं ना, तो परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। उसको यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। लेट्स सी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हो पाता है या नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? ग्रीन शूट्स। द गवर्नमेंट शुड बिल्ड पॉलिटिकल कंसेप्शन एंड प्लान ऑन रिफॉर्म्स इन फार्म सेक्टर। देखिए, 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस को रिपील किया गया। मोदी गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के द्वारा इनको रिपील कर दिया। फार्मर्स पिछले 1 साल से ज्यादा से बड़ा लंबा जबरदस्त एजिटेशन कर रहे थे। तो ओवरऑल यहां पे गवर्नमेंट के खेमे में एक डिफीटिज्म वाली बात आ रही है और अपोजिशन ऑफ फार्म यूनियंस के खेमे में एक ट्रायम्फलिज्म वाली बात आ रही है। मतलब सरकार को हमने यहां पे हरा दिया, ऐसा अपोजिशन और फार्मर्स यहां पे सोच रहे थे। अच्छा, बीजेपी को यहां पे क्या लगा होगा? बीजेपी को लगा होगा कि यार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं और बहुत से स्टेटों में इलेक्शन आ रहे हैं, ये जो फार्म लॉस वाला मुद्दा है ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना पड़ जाए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतना, पंजाब में इलेक्शन जीतना बीजेपी की प्रायोरिटी है, इसलिए बीजेपी ने यहाँ पे इन फार्म लॉस को ही यहाँ पे हटा दिया। तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए कुछ फार्मर्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वोट डाल दें, कुछ लोग वोट ना डालें, उनको ऐसा लगे कि बीजेपी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक अलग बात है। एक जो यहाँ पे मेजर इशू था कि भाई फार्मर्स की डिमांड थी कि बीजेपी
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी करे, इसकी लीगल गारंटी दी। तो लीगल गारंटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके लिए यहां पे सरकार ने एक कमेटी बना दी है। कमेटी बनाने के लिए ओवरऑल आप कह सकते हो कि फार्म एजिटेशन यहां पे बंद हो चुका है, क्योंकि इस कमेटी के अंदर फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। अब इस पूरी न्यूज में एक बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है? इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये हम जानते हैं। नेशनल डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज और मार्केटेड लिंकेजेस और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इन सबको यहाँ पे ओवरऑल एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करना है, लेकिन रिफॉर्म कैसे होगा? रिफॉर्म के लिए जो लॉस जबरदस्ती में जल्दी में बीजेपी ने इंप्लीमेंट किए, उन लॉस का क्या हुआ, ये हम सामने सामने देख रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दम पे पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इरिगेशन इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा देश के ड्राई इलाकों में आता है और वहां पे राइस जैसे वाटर एबेंडेंट क्रॉप, वाटर गजलिंग क्रॉप्स को ओवरऑल उगाया जा रहा है। तो ये एक अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर के जो रिफॉर्म्स है वो यहां पे स्टॉल हो गए। कोई बहुत जेन्युइन तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा है। प्लस ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पचड़ा चला इतने लंबे समय तक, इसके ऊपर बहस चली, इसका जो बेनिफिट था वो केवल पंजाब और हरियाणा के और कुछ हद तक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को मिल रहा है। बाकी जगहों के एग्रीकल्चरल इनकम्स एमएसपी से उस हद तक नहीं जुड़ी हुई है। तो बाकी जगहों की एग्रीकल्चर इनकम को सुधारने के लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए राज्य केंद्र की सरकार ने क्या किया कि फार्म लॉस पूरे इंडिया के लिए इंप्लीमेंट कर दो, लेकिन वो फार्म लॉस तो यहाँ पे अभी के लिए इंप्लीमेंट हो नहीं पाए। तो आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चर इनकम्स को सस्टेनेबल तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, ये अभी के लिए एक बहुत बड़ा इशू उभर के आ रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। और इसका अभी हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बस अभी के लिए फार्म लॉज रिपील कर दिए गए, रिफॉर्म्स के बारे में कोई बातचीत हो नहीं रही है। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस पे ध्यान दे रही है, जो मेन मुद्दा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये था एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।